नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका। आज हम मिलकर 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए इतिहास के वो 10 सबसे जरूरी सवाल देखने वाले हैं जो समझिए परीक्षा में आने ही आने हैं। देखिए, ये सिर्फ सवाल नहीं है, बल्कि ये वो की टॉपिक्स हैं जहां से बोर्ड बार बार सवाल उठाता है। अगर ये तैयार हो गए तो समझिए आपकी आधी से ज्यादा टेंशन खत्म। मुझे पता है इतिहास का सिलेबस देखकर थोड़ा डर लगता है ना? लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हमें पूरी किताब रटने पर नहीं, बल्कि एनसीईआरटी की मुख्य थीम्स और बोर्ड के पैटर्न को समझने पर ध्यान देना है। आज हम मेहनत तो करेंगे, लेकिन स्मार्ट तरीके से। चलिए सिर्फ उन्हीं सवालों पर फोकस करते हैं जो आपको यकीनन बेहतरीन अंक दिलाएंगे। तो आज हम इन 5 अध्यायों को कवर करेंगे। हर चैप्टर से हम एक 3 अंक और एक 5 अंक का सबसे मजबूत सवाल उठाएंगे और उसका सटीक बोर्ड रेडी उत्तर लिखना सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले अध्याय की, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बहुत ही दिलचस्प चैप्टर है ये। आइए देखते हैं कि यहाँ से कौन से सवाल सबसे ज्यादा जरूरी हैं। 3 अंकों के लिए ये सवाल लगभग हर बार पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने एक कलेक्टिव आइडेंटिटी यानी सामूहिक पहचान कैसे बनाई। देखिए, मकसद सीधा था, लोगों को ये महसूस कराना कि वो राजा की प्रजा नहीं बल्कि एक राष्ट्र के नागरिक हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाए। पहला, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार लाए गए ताकि सबको लगे कि हम सब एक ही जमीन के बच्चे हैं। दूसरा, राजा के झंडे को हटाकर राष्ट्र का प्रतीक नया तिरंगा झंडा अपनाया गया। और तीसरा, पूरे देश में एक जैसे कानून और एक जैसी नापतौल की व्यवस्था लागू की ताकि देश आर्थिक तौर पर भी एक हो जाए। ये सब एक राष्ट्र बनाने की दिशा में उठाए गए कदम थे। अब बात करते हैं 5 अंक के एक बहुत ही बड़े सवाल की, जर्मनी का एकीकरण। इसकी कहानी में एक हीरो है, ऑटो वॉन बिस्मार्क। देखिए, पहली कोशिश 1848 में आम लोगों ने की थी, पर वो नाकाम रही। तब प्रशा के मुख्यमंत्री बिस्मार्क ने कमान संभाली। उनका मानना था कि जर्मनी भाषणों से नहीं बल्कि लौह और रक्त की नीति से एक होगा। उन्होंने सेना की मदद से 7 साल में 3 बड़े युद्ध लड़े, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ, और तीनों में शानदार जीत हासिल की। इन्हीं जीतों ने जर्मनी के एकीकरण का रास्ता साफ कर दिया और आखिर में जनवरी 1871 में वर्साई के महल में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को एकीकृत जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। और ये तस्वीर उसी ऐतिहासिक पल की गवाह है। ये वर्साई का मशहूर शीश महल है जहां बिस्मार्क की सारी मेहनत सफल हुई और विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया गया। ये पल एक नए और शक्तिशाली जर्मनी के जन्म का प्रतीक था। चलिए यूरोप से अब सीधा आते हैं अपने देश भारत। हमारा अगला अध्याय है भारत में राष्ट्रवाद। और यकीन मानिए, बोर्ड परीक्षा के लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। इस अध्याय से 3 अंक का ये सवाल लगभग पक्का माना जाता है। रॉलेट एक्ट क्या था? इसे काला कानून क्यों कहते थे? समझिए, 1919 में ब्रिटिश सरकार ने ये कानून पास किया। इसकी सबसे खतरनाक बात यह थी कि ये सरकार को सिर्फ शक के आधार पर किसी भी भारतीय को बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने की ताकत देता था। सोचिए, ये तो सीधे सीधे मौलिक अधिकारों पर हमला था। बस इसीलिए गांधी जी ने इसका जोरदार विरोध किया और इसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू किया। अब 5 अंकों के लिए एक और बहुत बड़ा टॉपिक, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये असहयोग आंदोलन से एक कदम आगे था। यहाँ बात सिर्फ अंग्रेजों का सहयोग न करने की नहीं थी, बल्कि अब उनके बनाए कानूनों को तोड़ने का भी आह्वान था। इसकी शुरुआत हुई गांधी जी की मशहूर दांडी यात्रा से, जहां उन्होंने नमक कानून तोड़ा। इसके बाद तो पूरे देश में जैसे एक लहर चिल पड़ी। लोगों ने खुद नमक बनाया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और किसानों ने लगान देने से साफ मना कर दिया। इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी भी कमाल की थी, जिसने इसे एक सच्चा जन आंदोलन बना दिया। राष्ट्रवाद के बाद अब जरा देखते हैं कि दुनिया एक दूसरे से कैसे जुड़ी। अध्याय 3, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, हमें यही कहानी बताता है। 3 अंकों के लिए ये शब्द बहुत जरूरी हैं, गिरमिटिया मजदूर। आखिर ये थे कौन? देखिए, ये वो मजदूर थे जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत से कैरिबियाई द्वीपों, मॉरिशस और फिजी जैसी जगहों पर बागानों में काम करने के लिए ले जाया जाता था। कहने को तो ये एक अग्रीमेंट था, पर असल में ये एक तरह की गुलामी ही थी। उन्हें झूठे सपने दिखाकर ले जाया जाता और वहां उनसे जानवरों की तरह काम कराते। इसीलिए हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने इसे दास्ता की नई प्रणाली कहा था
और उन्हीं के दबाव में आकर 1921 में इस क्रूर प्रथा को खत्म किया गया। 5 अंकों के लिए ये विश्लेषणात्मक सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रथम विश्व युद्ध के आर्थिक प्रभाव क्या थे? इसको ना 2 हिस्सों में समझिए, युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद। युद्ध के दौरान हथियारों और बाकी सामानों की मांग इतनी बढ़ी कि उत्पादन और रोजगार में जबरदस्त उछाल आया, एक इकोनॉमिक बूम आ गया। लेकिन ये सब अस्थायी था। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, ये बूम एक भयानक मंदी में बदल गया। मांग खत्म हो गई, उत्पादन रुक गया और बेरोजगारी आसमान छूने लगी। हालत इतनी खराब थी कि 1921 तक ब्रिटेन में हर 5 में से 1 मजदूर के पास काम नहीं था। तो याद रखिए, पहले उछाल, फिर गहरी मंदी। अब चलते हैं एक ऐसे दौर में जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। मशीनों, कारखानों और आधुनिक दुनिया की कहानी कहता है अध्याय 4, औद्योगिकरण का युग। सवालों पर आने से पहले जरा इन 2 तस्वीरों को देखिए। ये हमें बताती हैं कि उस युग में लोग औद्योगिकरण को कैसे देखते थे, एक जादुई, एक शानदार समय के रूप में। पहली तस्वीर में एक देवी प्रगति का झंडा लिए आगे बढ़ रही है और उसके पीछे हैं मशीनें, कैमरे, रेलवे। वहीं दूसरी तस्वीर में पूरब के अलादीन के चिराग के जादू को पश्चिम के मैकेनिक के औजारों के जादू से कमतर दिखाया गया है। ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि मशीनों को ही असली प्रगति का प्रतीक माना जाता था। तो हमारा पहला सवाल एक बहुत ही जरूरी शब्द से जुड़ा है, आदि औद्योगिकरण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये औद्योगिकरण से ठीक पहले का दौर था। तो 3 अंकों का सवाल बनता है, आदि औद्योगिकरण क्या था? इसका सीधा सा मतलब है फैक्ट्रियों के आने से पहले का औद्योगिक उत्पादन। इसमें खास बात यह थी कि उत्पादन कारखानों में नहीं, बल्कि गांव में, लोगों के घरों में होता था। शहरों के व्यापारी गांव के कारीगरों को कच्चा माल और पैसा देते और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए सामान बनवाते थे। अब सवाल उठता है, वो ऐसा करते क्यों थे? क्योंकि शहरों में गिल्ड यानी व्यापारिक संघों का दबदबा था और वे नए व्यापारियों को आसानी से काम नहीं करने देते थे। ये 5 अंक का सवाल सीधा उन्हीं तस्वीरों से जुड़ा है जो हमने अभी देखी। सवाल है कि इन तस्वीरों ने मशीनों की महानता को कैसे दिखाया। देखिए, पहली तस्वीर डॉन ऑफ द सेंचुरी में एक देवी को प्रगति का दूत दिखाया गया है, जिसके चारों ओर आधुनिकता के सारे प्रतीक हैं, रेलवे, कैमरा, मशीनें। दूसरी तस्वीर 2 जादूगर में अलादीन को अतीत का जादूगर बताया गया है और आधुनिक मैकेनिक को भविष्य का निर्माता। संदेश एकदम साफ था, असली जादू अब चिराग में नहीं बल्कि मशीनों और तकनीक में है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी अध्याय पर, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ये चैप्टर हमें बताता है कि कैसे छपाई ने यानी प्रिंटिंग ने विचारों की दुनिया में एक क्रांति ला दी। 3 अंकों के लिए ये एक बहुत मजेदार सवाल है कि 20वीं सदी में प्रकाशकों ने किताबें बेचने के लिए क्या नए-नए पैतरे अपनाए। उन्होंने कुछ बहुत ही स्मार्ट रणनीतियां अपनाई, जैसे उपन्यासों को किश्तों में छापना शुरू किया ताकि लोगों में सस्पेंस बना रहे। उन्होंने शिलिंग श्रृंखला जैसी सस्ती किताबें निकाली ताकि आम लोग भी उन्हें खरीद सकें। किताबों पर सुंदर सुंदर कवर यानी डस्ट जैकेट लगाए जाने लगे। और जब 1930 की महामंदी आई तो उन्होंने लोगों की जेब का ख्याल रखते हुए सस्ते पेपरबैक संस्करण छापे, जो आज तक इतने लोकप्रिय हैं। 5 अंकों के लिए ये सवाल बहुत जरूरी है। 19वीं सदी के भारत में मुस्लिम समाज के लिए प्रिंट की क्या भूमिका थी? देखिए, जब मुस्लिम राजवंश कमजोर पड़ रहे थे तो उलेमाओं को अपने धर्म और संस्कृति की चिंता हुई। अपनी पहचान और सिद्धांतों को बचाने के लिए उन्होंने छपाई का जबरदस्त इस्तेमाल किया। उन्होंने पवित्र ग्रंथों के उर्दू और फारसी में अनुवाद छापे ताकि आम लोग भी उन्हें पढ़ और समझ सकें। देवबंद जैसे मदरसों ने हजारों की तादाद में फतवे यानी धार्मिक निर्देश छापकर लोगों तक पहुंचाए। इस तरह प्रिंट उनके लिए अपने धर्म की रक्षा करने और अपने विचारों को फैलाने का एक बहुत शक्तिशाली हथियार बन गया। तो ये थे हमारे 5 अध्यायों से 10 सबसे संभावित प्रश्न। मैं आपको पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि अगर इन 10 सवालों को सिर्फ रटा नहीं बल्कि अच्छी तरह समझकर लिखने की प्रैक्टिस कर ली तो आप इतिहास की परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। ये सवाल आपके पूरे सिलेबस का निचोड़ हैं। अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा रखिए और एकदम शांत मन से परीक्षा दीजिए। आप सभी को आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। आप यकीनन सफल होंगे।